दलित पिछड़ा समाज संगठन स्पष्ट चेतावनी देता है कि ओबीसी समाज अब 27% टुकड़ों पर समझौता नहीं करेगा। हमारी मांग है कि ओबीसी को उनकी असली जनसंख्या के आधार पर 52% आरक्षण तत्काल दिया जाए। मोहन सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक जनता को गुमराह करने का एक ढोंग मात्र है। हक और हिस्सेदारी के सवाल पर डीपीएसएस पीछे हटने वाला नहीं। याद रहे कि 30 जुलाई को डीपीएसएस ने विधानसभा घेराव कर सरकार को 1 माह का समय दिया था। अब समय पूरा हो चुका है। हम पूछना चाहते हैं कि भिंड कलेक्टर के साथ सार्वजनिक रूप से बर्बरता करने वाले भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा पर मोहन सरकार का क्या स्टैंड है, चुप्पी क्यों? कल प्रेस वार्ता में डीपीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव सरकार से सीधा सवाल करेंगे और यह भी बताएंगे कि कमलनाथ सरकार को गिराने का असली दोषी कौन था। ये लड़ाई दलित पिछड़े समाज की हिस्सेदारी और अधिकार की है। मीडिया से निवेदन है, बल्कि अपेक्षा है कि आप इस सत्याग्रह की आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहें। सबसे पहला विषय तो यह है कि अगर जब आप सर्वदलीय बैठक करते हो तो सारे राजनीतिक दलों को क्यों नहीं बुलाया गया? और जब आरक्षण के मुद्दे की बात थी तो अंबेडकरवादी जो राजनीतिक दल हैं या अंबेडकरवादी जो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों को क्यों शामिल नहीं किया गया? क्या मोहन यादव जी सिर्फ अपने मतलब के लोगों को बुला के अपनी हाँ में हाँ मिलवाना चाहते थे? मैं स्वयं आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और बहुत थोड़े से वोट से हारा। आप सब साथी जानते हैं, सिवड़ा से, दतिया जिले से। आज़ाद समाज पार्टी का भी एक सांसद है, एडवोकेट हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद। वो सांसद हैं, सदन के अंदर भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सबको हरा के पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारा परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी से ज़्यादा अच्छा था, लेकिन आम आदमी पार्टी को बुलाओगे, कांग्रेस को बुला लोगे जो आपकी बी टीम है, और उसके साथ साथ आप पीडीए की बात करने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी की पार्टी के लोगों को भी बुलाया, लेकिन अंबेडकरवादी किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बुलाया। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। हर हाल में आज़ाद समाज पार्टी को भी उनको बुलाना चाहिए था। दूसरा, हमारा सबसे अहम मुद्दा, कांग्रेस में प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुका हूं, मैन बॉडी का, पिछड़ा वर्ग का भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुका हूं, पिछड़ा वर्ग विभाग का। मैं भी ये बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि जो सरकार कमलनाथ की थी 18 महीने की, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के उस समय कार्यकर्ता की मेहनत से और जनता के सहयोग से बनी थी, उस सरकार को 18 महीने में से 18 दिन भी कमलनाथ ने नहीं चलाया। वो सरकार पूरी तरह से मिस्टर बंटा ढार चला रहे थे, पूरी तरह से मिस्टर बंटा ढार चला रहे थे। डीजीपी, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से लेकर कलेक्टर, एसपी तक जितने अधिकारी पोस्टिंग होती थी वो मिस्टर बंटा ढार के कहने से होती थी। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर, मध्य प्रदेश में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जितने मंत्री थे वो सारे के सारे कैबिनेट मंत्री बने, और वो कैबिनेट मंत्री बने भी इसलिए ताकि मिस्टर बंटा ढार साहब के बेटे को, जो कि बहुत जूनियर थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सके। इससे सिद्ध होता है कि वो सरकार कौन चला रहा था। लेकिन वो मुद्दा मेरा नहीं है, क्योंकि ना मैं अब उस पार्टी में हूं और ना उस पार्टी पे मुझे आरक्षण के समर्थन करने का कोई भरोसा है। लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारी आरक्षण की लड़ाई में, हमारे हक अधिकार की लड़ाई में आप सबका सहयोग हमें मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर आप देखिए, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक बैठक बुलाई, सर्वदलीय बैठक, ओबीसी के मुद्दे पर, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर। मेरी पहली आपत्ति तो यह है कि उसमें आज़ाद समाज पार्टी और अंबेडकरवादी पार्टियों को शामिल नहीं किया, इसलिए वो सर्वदलीय बैठक नहीं मानी जाना चाहिए। दूसरा मेरा विषय यह है कि ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाना चाहिए। हमारी आबादी मध्य प्रदेश के अंदर 52% है, ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, और 52% आरक्षण ओबीसी को मिले। मुझे इस बात पे भारी आपत्ति है कि सीएम ने जो बैठक बुलाई और उसमें जो कांग्रेस, जीतू पटवारी शामिल हुए, सपा के लोग शामिल हुए, ये लोग भी 27% पे सहमत हो गए। हमें 27% की भीख नहीं, पिछड़ा वर्ग को अपने हक के हिसाब से 52% आरक्षण चाहिए। इस मुद्दे को लेके हमने कल मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, और अगर हमारी सुनवाई इसमें नहीं हुई, हमें 27% का भिखारी समझा गया, तो हम 52% आरक्षण की मांग पर 15 दिन बाद बड़ा आंदोलन करके मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम करेंगे। अभी आपने देखा कि भिंड के विधायक और कलेक्टर के बीच तू-तू मैं गाली गलौज, भिंड के विधायक जी उनको मारने दौड़ रहे हैं कलेक्टर को।
आज से 2 महीने पहले किसानों के मुद्दे पे इसी कलेक्टर ने जब 2000 बीघा जमीन किसानों से छीन ली थी, भिंड कलेक्टर ने, संजीव श्रीवास्तव ने, तो मैं स्वयं गया था और मैंने आंदोलन किया था और कलेक्टर के बाहर बैठा था, कलेक्ट्रेट के ऑफिस के बाहर धरने पे किसानों को लेके। तब इसी कलेक्टर ने ये कहते हुए कि दामोदर जी ने मुझे नालायक कहा, मेरे ऊपर 10 धाराएं लगवाने का काम किया था। हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सब नेताओं पर धाराएं लगवा के प्रकरण कायम कराया था। आज मैं पूछता हूं उस कलेक्टर से और इस मोहन यादव जी की सरकार से, मोहन यादव से, एक विधायक खुलेआम गुंडागिर्दी कर रहा है, बंगले में घुस के कलेक्टर को मारने की कोशिश कर रहा है। क्या आज उस कलेक्टर की औकात नहीं, क्या उसे आज एसपी की हैसियत नहीं कि वो उस विधायक के ऊपर कायमी करे? हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से ये गुंडागिर्दी समाप्त की जाए। गलत संदेश जा रहा है, विधायक के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए पार्टी को और सरकार को तत्काल प्रभाव से उस भ्रष्ट कलेक्टर को वहां से हटाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मेरी नज़र में, लेकिन चूंकि करंट उसमें चल रहा है इसलिए उस पर बोल देता हूं। आजकल मध्य प्रदेश में नेताओं में ये कंपटीशन चल रहा है कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं। आपने देखा ही है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का मामला। इसके साथ साथ नेताओं के साथ साथ देश में बाबाओं में कंपटीशन चल रहा है। एक वो बाबा जी हैं, कोई जगत गुरु लिखते हैं, वो एक अच्छे भले संत हैं जिनको मैं उनकी तुलना में बेहतर मानता हूं, जो मथुरा में बैठते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, प्रेमानंद जी। वो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं संस्कृत नहीं जानते, तो वो कह रहे हैं कि क्या भगवान सिर्फ संस्कृत की भाषा समझता है? क्या हमारा ईश्वर इतना कमजोर है? तो ये नेताओं और बाबाओं के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे को नीचा दिखाने का, और मीडिया पे भी जबरदस्त कवरेज मिल रहा है, हर चैनल पे आ रहा है, अखबारों में छप रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। मेरा भी आप सबसे निवेदन है कि ये नेता बाबा तो लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये आडंबर की दुनिया के बड़े सिपाही हैं। ये लड़ते रहेंगे, नौटंकियां करते रहेंगे। हमारे जो जनहित के मुद्दे हैं आपका सबका समर्थन मिलता है और ऐसा ही समर्थन आपका सबका मिलता रहे। ओबीसी को 52% आरक्षण दिलाने के लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारा संदेश आपके माध्यम से भी मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचे, इसके लिए आज हमने आप सभी को आमंत्रित किया। जहां तक कांग्रेस की सरकार के, देखिए, जो मकान मालिक होता है जब वो किसी को घर किराए पे देता है तो अपनी शर्तों पे देता है। ये जो पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री जो बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उमा जी, गौर साहब, शिवराज जी, अब मोहन यादव जी, ये सब किराएदार लोग हैं और किराएदारों की इतनी हैसियत होती नहीं है कि मालिक की किसी शर्त को तोड़ दें। इसका असली मालिक आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और उनकी सोच अगर आरक्षण के समर्थन की होती तो फिर प्रधानमंत्री भी ऐसे तो देश के पिछड़ा वर्ग के हैं, कब का आरक्षण दे दिया होता। जाति की जनगणना कब की हो चुकी होती, ये बहाना बना के अभी तक नहीं लटकाया गया होता। इसलिए मैं एक बात और स्पष्ट कर रहा हूं, मैं जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं हूं। मैं जातिगत जनगणना की मांग इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जातिगत जनगणना कराने के बहाने अभी सालों और हमको लटकाया जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि जो 52% के आंकड़े आपके पास ओबीसी के हैं, जिसके आधार पर सरकार आज तक पिछड़ों के लिए योजनाएं बनाती आई है, उन्हीं आंकड़ों को मानते हुए हमें 52% आरक्षण दिया जाए।